दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति की बात करने वाला हूँ जो सेल्फ मेड बिलियनियर तो है और साथ ही में उन्होंने इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन एवं पावर सेक्टर के अंदर क्रांति भी लेकर आई और उस पर्सनालिटी का नाम है सर गौतम अदानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्नेहल द्विवेदी है और आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। In international news, Gautam Adani, an Indian businessman who made his fortune in shipping and coal production, has officially passed Jeff Bezos to become the world's second richest person. Please welcome भारत के उद्योगपति गौतम अडानी। आज के वीडियो में मैं उनके नेटवर्थ राजस्व के बारे में नहीं, मैं सर अदानी के पूरी जर्नी के बारे में बात करूंगा। अदानी सर के अर्ली लाइफ के बारे में जाने तो उनका जन्म 1962 में अहमदाबाद के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। उनके पिताजी एक नॉर्मल टेक्सटाइल मर्चेंट रहे और उन्होंने अहमदाबाद में रहकर ही अपनी बेसिक स्कूलिंग भी की। उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी के बीकॉम के कोर्स में एडमिशन तो लिया, लेकिन एक साल बाद ही साल 1978 में उन्होंने बीकॉम की पढ़ाई छोड़ दी और उसका कारण क्या रहा, आइए उनसे खुद सुनते हैं। I was a good student, but because of my family circumstances, I had to drop out of school. In less than 3 years, I had started my own diamond trading brokerage. 16 वर्ष की उम्र में अपनी पढ़ाई छोड़कर वे मुंबई चले गए। मुंबई में उस समय की फेमस डायमंड कंपनी महिंद्रा ब्रदर्स के लिए उन्होंने काम करना जारी किया और वहाँ पे वो एज अ डायमंड सॉर्टर के रूप में काम करने लगे। डायमंड सॉर्टर के रूप में वे डायमंड को उनके शेप, साइज, कलर के बेसिस पे आइडेंटिफाई करते थे, डायमंड की क्वालिटी को एनालाइज करते थे एंड उसकी क्वालिटी को मैनेज करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने चाहिए वो भी मैनेज करते थे। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पे उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें सीखी और काफ़ी इंपॉर्टेंट स्किल्स भी डेवलप की, जैसे कि शुद्धता एंड क्वालिटी के इंपॉर्टेंस को समझा, मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई एवं लास्ट क्लाइंट्स एंड सप्लायर्स के साथ रिलेशन कैसे स्ट्रेंथन करने हैं उसकी भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई। मुंबई में डायमंड सॉर्टर के रूप में 3 साल बिताने के बाद साल 1981 में वे अपने भाई मनसुख भाई के पीवीसी इंपोर्ट फर्म में सहायता करने के लिए अहमदाबाद लौट आते हैं। अहमदाबाद आने के बाद उन्होंने इस कंपनी के माध्यम से ग्लोबल ट्रेड में एक्सपीरियंस लेना स्टार्ट किया और साथ ही साथ में कंपनी के डेली ऑपरेशंस, प्रोडक्शन एंड सप्लाई को भी मैनेज करते थे। साथ ही साथ में इस कंपनी के ग्रोथ के लिए जो भी स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने हैं उस पर भी काम करते थे और इन सभी के माध्यम से उन्होंने काफ़ी सारी महत्वपूर्ण स्किल्स डेवलप की, जैसे कि बिजनेस ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट, फिनेंशियल प्लानिंग एंड बजटिंग, मार्केटिंग एंड सेल्स टैक्टिक्स एंड लास्ट इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्टैक्ट्स एंड नेटवर्किंग। पर यही उनकी मंजिल नहीं रही, काफ़ी आकांक्षाएं एंड सोसाइटी को एक लार्जर इम्पैक्ट देने की चाह ने उन्हें पुश किया टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस। 1985 में वे मुंबई वापस आते हैं और वहाँ पर वो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस के साथ मिलकर पीवीसी को ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं। इस ट्रेडिंग कंपनी में उन्होंने काफ़ी चीज़ें सीखी, जैसे कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम को नेविगेट कैसे करना है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, टफ टाइम में स्ट्रेटेजिक डिसीजंस कैसे लेना है और साथ ही में ट्रेड के नेटवर्क को कैसे क्रिएट करना है। ये सारी चीज़ें सीखी और इम्प्लीमेंट की। All these skills and knowledge laid the groundwork for Adani's future success in founding Adani Enterprises और इन सब की मदद से फ्यूचर में अलग अलग एरिया में ग्लोबल लेवल पर एक्सपांड करना स्टार्ट किया। 1988 में सर अदानी ने मात्र 5,000 रुपये में अदानी एक्सपोर्ट की शुरुआत की, जिसे आज हम अदानी एंटरप्राइजेस के नाम से जानते हैं। उस समय उन्होंने अपने मार्केट नॉलेज एंड नेटवर्क का उपयोग करके मुख्य रूप से एग्रीकल्चर एंड इलेक्ट्रिसिटी कमोडिटीज में ट्रेड करना स्टार्ट किया। अदानी सर की नेटवर्किंग इनिशिएटिव ने ग्लोबल कमोडिटी ट्रेडर्स, इंडियन बिजनेस लीडर जैसे मुकेश अंबानी एंड अदर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जैसे कि गुजरात गवर्नमेंट, इन सब के साथ पार्टनरशिप करना स्टार्ट किया और
इन सब का फायदा उन्हें मिलता है 1991 में जाकर। जब हम सत्ता में आए तो देश एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट से गुजर रहा था और इस खतरनाक बीमारी को दूर करने की आवश्यकता थी। 1991 का इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी, जिसमें स्पेशली कमोडिटी के लाइसेंसिंग को रिड्यूस करने, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाने, स्पेशली PSUs को, जिसके अंदर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनीज मिलके काम कर सके इंडिया के ग्रोथ के लिए, एंड साथ ही साथ में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए दरवाजे ओपन किए। और इन सबको अदानी सर ने एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। एक इंटरव्यू में अदानी सर ने कहा कि 1991 का इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी हमारे जैसे बिजनेसमैन के लिए अपॉर्चुनिटी था। वी सीज द अपॉर्चुनिटी, अडेप्टेड एंड इनोवेटेड। 1990, 1991. So, one of the worst financial crises. India's reserves were down to less than $1 billion. It was at this time that Sri P.V. Narasimha Rao became the Prime Minister. Within weeks of coming to power, he and his Finance Minister Sri Manmohan Singh ji announced a series of decisions. India will remember these two leaders as the ones primarily responsible for the real start of liberalization and privatization of the Indian economy. और उसी समय मतलब 1994 में गुजरात मैरीटाइम बोर्ड गुजरात के पोर्ट्स के मैनेजमेंट और एक्सपांशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। 1994 में गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने गुजरात के मुंद्रा पोर्ट को मैनेज करने के लिए प्राइवेट कंपनीज को आउटसोर्स करने की योजना का खुलासा किया और उसका मुख्य उद्देश्य था कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो, पोर्ट की एफिशिएंसी इंक्रीज हो एंड लास्ट की इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट हो। उस समय पर मुंद्रा पोर्ट्स काफी छोटा पोर्ट हुआ करता था और काफी कम मात्रा में कार्गो संभालता था। 1995 में अदानी की कंपनी गुजरात अदानी पोर्ट लिमिटेड GAPL ने इस कॉन्ट्रैक्ट को जीता और उसके बाद मुंद्रा पोर्ट को मॉडर्नाइज करने का, एक्सपांड करने का अवसर अदानी ग्रुप को मिला। 1998 से अदानी की लीडरशिप में मुंद्रा पोर्ट का काफी मॉडर्नाइजेशन और एक्सपांशन हुआ और अदानी सर इस समय मुंद्रा पोर्ट को ऐसी पिलर मानते थे जिससे वो फ्यूचर की काफी चीजों को देख पा रहे थे और समझ पा रहे थे। अदानी सर का जोरों शोरों से इंटरेस्ट मुंद्रा पोर्ट के लिए स्ट्रेटेजिक डिसीजन से रिलेटेड था, जिसमें पहला है लोकेशन एडवांटेज। वो इस पोर्ट की मदद से मिडल ईस्ट, अफ्रीका एंड यूरोप जैसे बड़े कॉमर्शियल नेशन से ट्रेड कर सकते थे। दूसरा, गवर्नमेंट की ओर से सपोर्ट। तीसरा, मुंद्रा पोर्ट से उन्हें लिमिटलेस अपॉर्चुनिटी दिखती थी। उनकी चाह इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपांड एंड मॉडर्नाइज करने का अवसर भी यहां से दिखता था। और चौथा, एक्सेस ऑफ रॉ मटेरियल्स। मुंद्रा पोर्ट की इग्नाइट एंड कोल रिजर्वेशन ने उनके फ्यूचर के पावर प्रोजेक्ट्स को सक्सेस की ओर बढ़ने का भी मार्गदर्शन दिया। और ये सभी पॉइंटर्स की मदद से मुंद्रा पोर्ट अब इंडिया का लार्जेस्ट कॉमर्शियल पोर्ट एंड टॉप कंटेनर पोर्ट बाय वॉल्यूम है, जो अभी 79.6 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो एंड 7.4 मिलियन 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट, जिसे TEUs कहते हैं, इस समय हैंडल कर रहा है। मुंद्रा पोर्ट का सक्सेस उन्हें एंट्री देता है अदर पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स को ऑपरेट करने का। Currently, Adani Group operates 13 ports and terminals in India, and these ports are located in 8 maritime states, including Gujarat, Maharashtra, Goa, Kerala, Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Odisha. एक अच्छी बात यह है अदानी सर की कि कोर बिजनेस से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, अदानी सर उन्हें भी अपने बिजनेस के इकोसिस्टम में जोड़ने की कोशिश करते हैं, उससे रिलेटेड बिजनेस करते हैं। और यही हुआ 1996 के अंदर। 1995 में मुंद्रा पोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट जीतने के बाद एंड ऑलरेडी जो वो इलेक्ट्रिसिटी कमोडिटीज में ट्रेड कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने देख लिया कि पावर सेक्टर्स के अंदर इंडिया का काफी स्कोप है और 1996 के अंदर उन्होंने पावर सेक्टर में भी कदम ला दिया। मैं तो इसे विजनरी थॉट कहूंगा। 3 महत्वपूर्ण कारण रहे पावर सेक्टर में एंट्री लेने का, क्योंकि उस समय इंडिया में एनर्जी की डिमांड बढ़ रही थी। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आ रहे थे टू इंक्रीज पावर जनरेशन एंड अदानी ग्रुप रियलाइज दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू इंटीग्रेट ओन पावर कंपनी विथ हिज ओन
एग्जिस्टिंग बिजनेसेस जैसे कि माइनिंग एंड पोर्ट्स। अडानी पावर की शुरुआत 1996 में बिजली ट्रेडिंग कंपनी के रूप में शुरू हुई, जिसमें वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी से बिजली परचेस करके दूसरी जो कंपनियां थी उसमें सप्लाई करते थे और बीच में प्रॉफिट अर्न किया करते थे। साथ ही में उन्होंने मुंद्रा पोर्ट्स को भी सप्लाई करना स्टार्ट किया ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में कॉस्ट इफेक्टिव रेट का एक तालमेल बना रहे। अब 1994 से 2007 तक अडानी ने पोर्ट्स एंड पावर के बिजनेसेस को डेप्थ में ऑपरेट करते गए और 2009 में आते आते उन्होंने अडानी पावर लिमिटेड कंपनी की नींव रखी, जिसमें वो 330 मेगावाट कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को स्टार्ट किया और ये कंपनी साथ ही में कई इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी में टाई अप करके या उन्हें एक्वायर करके पावर जनरेशन कैपेसिटी इंक्रीज करती रही। उदाहरण के तौर पे बताऊं तो 2015 में कंपनी ने उडुपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ अडानी पावर की जो कुल जनरेशन कैपेसिटी 10,440 मेगावाट हो गई और आज अडानी पावर कंपनी लगभग 15,000 मेगावाट की कंपनी है, जिसके थर्मल पावर प्लांट्स मोस्टली गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड झारखंड में है। अडानी पावर से निकली अडानी ग्रीन एनर्जी के पास 10,000 मेगावाट से अधिक का पोर्टफोलियो है, जिसमें वो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और सोलर विंड हाइब्रिड एनर्जी भी शामिल है। और आज AGL 58 लाख से अधिक घरों में भी बिजली देता है और साथ ही साथ में गुजरात के खावड़ा में 2030 तक 45,000 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी सेंटर बन रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी सेंटर होगा। मुंद्रा पोर्ट एवं पावर ट्रेडिंग कंपनी को संभालते संभालते उन्होंने कोल एंड माइनिंग के भी इंपॉर्टेंस को समझा और 2007 तक आते आते उन्होंने अडानी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड की भी नींव रखी। अडानी ग्रुप के माइनिंग के बिजनेस में कोल माइनिंग एंड इसकी ट्रेडिंग शामिल है, जिससे वो भारत, इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया कंट्रीज में भी ऑपरेट करते हैं। इन सभी वर्क कल्चर के दौरान अडानी ने काफ़ी सारे कंट्रोवर्सीज, क्रिटिसिज्म और चैलेंजेस का भी सामना किया है। उनके ऊपर जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी होती है वो क्रोनी कैपिटलिज्म की होती है। क्रोनी कैपिटलिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर गवर्नमेंट एक ग्रुप ऑफ बिजनेस को ही सपोर्ट करती है बिजनेस करने के लिए उनके रीजन के अंदर। क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि अडानी सर का सक्सेस निम्न कारणों से, सबसे पहला कि उनके काफ़ी ही क्लोज टाइज है श्री नरेंद्र मोदी जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है उनके साथ। द सेकेंड इज फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड थर्ड ऑफशोर फंड का गलत तरीके से उपयोग, जिसमें हिडनबर्ग के एक अमेरिकन शॉर्टर ने बताया था कि अडानी ग्रुप ने ऑफशोर फंड का उपयोग किया था। हालांकि ये न्यूज़ के बाद उनके स्टॉक वैल्यू में अराउंड $150 बिलियन की गिरावट हुई थी, पर उसको रिकवर करने के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से अडानी ग्रुप के द्वारा काम किया जा रहा है। अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को कम्प्लीटली डिनाई किया हुआ है कि फ्यूचर में भी काफ़ी प्लानिंग के साथ अडानी ग्रुप है। मैं उन सभी को भी डिस्क्राइब कर देता हूँ। सबसे पहला है रिन्यूएबल एनर्जी। अडानी ग्रुप अगले 10 सालों में रिन्यूएबल एनर्जी में अराउंड 70 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने की योजना बना रहा है। दूसरा डीकार्बोनाइजेशन। अडानी ग्रुप भारत में बिजनेस को डीकार्बोनाइज करने के लिए गूगल के साथ भी पार्टनरशिप कर रहा है। पार्टनरशिप का पर्पज़ है कि भारत में गूगल के जितने भी क्लाउड ऑपरेशन हैं वो क्लीन एनर्जी पर चलेंगे। थर्ड, डेटा सेंटर के अंदर भी अडानी ग्रुप आ रहा है। अडानी ग्रुप दे आर प्लानिंग कि 1 से 2 सालों के अंदर 1 से 1.5 गीगावाट की कैपेसिटी जनरेट करने वाला डेटा सेंटर आए। की टेक अवेज यही है कि अडानी ग्रुप्स का जो डाइवर्सिफिकेशन है, रिन्यूएबल एनर्जी, डेवलपमेंट, पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो अडेप्टेबिलिटी के बारे में शोकेस करता है और हमेशा बताता है कि अडानी ग्रुप एक फॉरवर्ड थिंकिंग अप्रोच में बिलीव करता है। और दूसरा, ये ग्रुप फोकस करता है सस्टेनेबिलिटी पर, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन पर और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, जो ये भी बताता है कि इंडिया के अंदर और वर्ल्ड वाइड एक रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिस फॉलो हो। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।